हेलो बच्चों। Hello everyone, we are starting with the first lecture of PACE बैच। PACE बैच एक स्पेशल बैच है क्लास 11th के लिए जो हमने स्टार्ट किया है कि हम क्लास 11th के बच्चे को कम टाइम में पूरा सिलेबस करा सके। ये क्रैश कोर्स नहीं है, इस बैच को हम कहते हैं PACE प्रॉपर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कोर्स फॉर एग्जाम। चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे हमारे पास बोर्ड हो, हम सबको कंप्लीट करेंगे। इसे मैं अलग क्यों मानता हूं? क्योंकि हम इसमें एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आपके पास एक फिक्स शेड्यूल होगा, आपको पता होगा आपके चैप्टर्स कब कंप्लीट हो रहे हैं और उन चैप्टर्स में हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होगा। मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं पेस बैच में आपका बायोलॉजी मेंटर हूं और मैं हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि एक ब्रदर सिस्टर जो सगे भाई बहन हैं उनके एग्जैक्टली सेम होने के या सगे ब्रदर हैं उनके एग्जैक्टली सेम होने के कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट चांस है? अगर आपसे कोई सवाल पूछे, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं कहूंगा 1/2⁴। क्लियर? अगर ये चीज आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ये डाटा आया कैसे, है ना, हम सोच भी नहीं पा रहे, तो कैसे ये सारी चीजें एकदम जीरो से उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम सेल साइकिल है, जिसमें मैं आपको फेजेस पढ़ाऊंगा। टीलोमेरेज एंजाइम क्या होता है, जी नॉट फेज क्या होता है, वो सारे टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल क्या होता है, इसके अलावा बेसिक माइटोसिस मियोसिस तो जानेंगे ही हम। क्लियर? तो बैच में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एकदम बेसिक से और अपने फर्स्ट लेक्चर में सेल साइकिल के हम पढ़ेंगे फेजेस। स्टार्ट करते हैं बेटा सेल साइकिल के फर्स्ट लेक्चर से। इस लेक्चर में हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे और माइटोसिस की डिटेल पढ़ेंगे और एक ओवरव्यू बनाएंगे सेल डिवीजन का। क्लियर? तो कुछ बेसिक लॉजिक के साथ स्टार्ट करेंगे हम। ये कुछ मार्क्स हैं बच्चों के जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया या अपने गोल को अचीव किया और हम चाहेंगे कि आपकी फोटोग्राफ भी इन्हीं बच्चों में हो। क्लियर? तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने ये टॉपिक लिया क्यों है। मतलब होता क्या है कि जैसे हम लोग स्टार्ट ही सेल साइकिल से क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि भाई वाई सेल साइकिल। होता ही है कि टॉपिक वो लीजिए जो बहुत सारे चैप्टर्स को लिंक करे। जैसे कि ये जो चैप्टर है ये प्लांट किंगडम को लिंक कर देगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लिंक कर देगा, 12th के कुछ चैप्टर्स हैं उनको लिंक कर देगा, तो आपका बेस बना देगा। क्योंकि हम लोग जो बैच का नाम पेस रख रहे हैं, पेस का मतलब ये क्रैश कोर्स की तरह नहीं जाएगा, ये बेसिकली आपको प्रॉपर अकॉम्प्लिश करेगा, मतलब कोर्स को लेके जो एग्जाम रिलेटेड है, ये इस तरीके का बैच है। तो हम आपको बेस बना के देंगे और प्रॉपरली चीजों को वहां ले जाकर छोड़ेंगे जहां से आप 12th में अच्छा स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस बात को बेटा। सबसे पहले मैं ओवरव्यू आपको बताता हूं। तो मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिखता हूं ओवरव्यू के लिए, उसका नाम है रुडोल्फ वर्चो। ये आपकी सेल चैप्टर में लिखा हुआ है। वाई रुडोल्फ वर्चो? क्योंकि उसकी एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ी पसंद है। स्टेटमेंट ये है कि रुडोल्फ वर्चो ने बोल दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा रुडोल्फ वर्चो ने बोल दिया। क्लियर? अगर ऐसा उसने बोला बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसा रुडोल्फ वर्चो ने बोला, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है या कहीं ना कहीं इस बात की तरफ पिन पॉइंट कर रहा है कि ऑल सेल जो हमारे पास हैं, ऑल सेल जो हमारे पास हैं वो एक तरीके से सेल डिवीजन का प्रोडक्ट है। क्लियर? ये चीज हमें यहां पर समझनी है। ठीक है? सारे के सारे सेल सेल डिवीजन का प्रोडक्ट है। चाहे मैं यहां पर बात करूं आपके लिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेता हूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, तो उसमें हमारे पास
जो सेल डिवीजन है, ध्यान से देखें बेटा, सेल डिवीजन हमारे पास है वो एक तरीके का रिप्रोडक्शन भी है। मींस सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, जो एक तरीके के दो डॉटर सेल भी है ना, रिप्रोडक्शन भी। आप देख सकते हो कि जैसे मैं इस एक सेल से मैं यहां पर डिवाइड करके, एक सेल से डिवाइड करके ये दो डॉटर सेल बना रहा हूं। अगर ये यूनिसेलुलर है तो इसे मैं रिप्रोडक्शन भी बोल सकता हूं। ठीक है, सिंपल समझेंगे अभी। तो आगे मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि रुडोल्फ वर्चो की ये जो बात थी, ये इस बात की तरफ पिन पॉइंट कर रही थी कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दे ऑल डिराइव फ्रॉम बेसिकली सिंगल सेल। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन कभी ना कभी एक जाइगोट ही तो था। तो हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ऑल डिराइव फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये मेरी एक स्टेटमेंट है जो आपको रेडी कर रही है चैप्टर के लिए कि अब हम सेल डिवीजन के लिए पढ़ने वाले हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि सेल डिवीजन किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लियर, इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हमेशा याद रखना है बेटा हमने कि सेल डिवीजन सिंपल सेल डिवीजन नहीं होता। हर सेल डिवीजन के बाद मेरे पास ये ग्रोथ भी तो होती है। ये देख रहे हो, सेल का साइज बढ़ा है, फिर दोबारा से सेल डिवीजन हो रही है। तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सेल की लाइफ में, वो दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं। पहली हमारे पास है ग्रोथ और दूसरी हमारे पास है सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम लाइफ के इस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको मैं सेल डिवीजन कह रहा हूं। क्लियर है हम कहां पढ़ने वाले हैं? ये तो क्लियर हो गया होगा हम क्या बात करने वाले हैं। अब एनसीईआरटी जो चैप्टर का नाम रखती है वो कहती है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले मैं सेल साइकिल को जानना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक सेल ले लेता हूं, ध्यान से सुनो बेटा, एक सेल ले लेता हूं, मुझे उस सेल में ग्रोथ दिख रही है। ये ग्रोथ हो गई बेटा, है ना। सेल में मेरे पास क्या हो गई, ऐसी ग्रोथ हो गई। जब सेल में मेरे पास ये ग्रोथ हो गई तो उसने ग्रोथ के बाद अपना डीएनए डबल कर लिया। अब आप पूछेंगे डीएनए क्या है बेटा? डीएनए एक थ्रेड होता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं व्हाट इज डीएनए, तो मैं कहूंगा डीएनए एक थ्रेड है। अभी आप सिंपल समझो, 11th वाले बच्चे हो तो कहोगे डीएनए थ्रेड है। अगर आप ड्रॉपर और 12th वाले बच्चे को हो तो मैं कहूंगा डीएनए एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, या केमिकल कंपाउंड हम बोलेंगे। डीएनए हमारा एक ऐसा थ्रेड है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है टू मेक प्रोटीन, या हम ये बोल सकते हैं बेटा डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर है इन फॉर्म ऑफ जीन, है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल होने के बाद मान लो मैंने कहा कि इस सेल में डीएनए डबल हो गया, अब इसमें हमारे पास सेल डिवीजन होगी। तो आपको एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि सेल डिवीजन से फिर मेरे पास ये दो सेल बन गए। तो हम जब भी कोई सेल ऑब्जर्व करेंगे तो इवेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, ग्रोथ, डीएनए डबल हो रहा है और सेल डिवीजन हो रहा है। तो फिर एनसीईआरटी कहती है कि लेट्स डिफाइन कर देते हैं सेल साइकिल को, है ना, डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सेल साइकिल को, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि सेल साइकिल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक्चुअल में इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट। सीक्वेंशियल का मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है इवेंट ऑफ क्या, डीएनए डुप्लीकेशन। पहले डीएनए डबल कर रहे हैं, देख रहे हो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसके बाद हम उसके सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट भी डबल कर रहे हैं, है ना। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, मेरा ये बोलना है आपके लिए कि बेटा देखो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स भी हैं। ऑर्गेनल समझ में आता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी हैं, तो उनको भी डबल करके दोनों सेल में बांटना है। तो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट डबल करने हैं एंड फाइनली इवेंचुअली, फाइनली और इवेंचुअली का मतलब ये हुआ फाइनली डिवाइड करना है किसमें, इनटू टू डॉटर सेल। तो अभी तक की जो मैंने बातें बोली उसमें सिंपल आपने ये समझा कि सेल डिवीजन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल डिवीजन सिंपल सेल डिवीजन नहीं होती, उसके साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ एसोसिएटेड है।
क्लियर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें सेल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेरे पास दो डॉटर सेल बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन उस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है, रिपेयर का काम करती है। मान लो मेरे स्किन सेल हैंगे, स्किन सेल अगर अलग हो जाएंगे, मतलब इसमें से कुछ सेल्स हमेशा मर रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करने का काम है ना, रिपेयर। मान लो चोट लग जाए, रिपेयर करना है। और मान लो हमें क्या करना है कि कुछ सेल्स हट गए, उसको रिप्लेस करना है, ग्रोथ करानी है, ये सारा कुछ। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरी अब हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या सेल डिवीजन रुक गई? आप कहेंगे नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि सेल्स मर भी तो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने का काम चल रहा है। समझ पा रहे हैं ये बातें? ठीक है बेटा, बेसिक्स एकदम क्लियर रखना है हमने, है ना। बेसिक्स किस पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर रखना है। अच्छा, ये मेरे पास एक डेफिनेशन हो गई, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए कि मैंने बोला कि एक तो ये सीक्वेंशियल है, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। दूसरा, इसमें डीएनए डबल हो रहा है, सही है। तीसरा, इसमें क्या हो रहा है, सेल की और चीजें डबल हो रही हैं। और फाइनली दो डॉटर सेल बन रहे हैं। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सेल डिवीजन होती है। क्लियर? दोनों में क्या होती है, हमारे पास प्रॉपर सेल डिवीजन होती है। हम इस इवेंट्स को, ये जो हमने लिखे, इनको हम सेल साइकिल कहते हैं। अब कुछ बेसिक पॉइंट मैं जानना चाह रहा हूं सेल साइकिल के बारे में, मतलब जो मैंने अभी बात करी, तो कुछ उनके बेसिक पॉइंट क्या मेरे दिमाग में आए, मेरे दिमाग में कुछ बेसिक पॉइंट आए सेल साइकिल को लेकर, वो मैं जानना चाह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं बेटा ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। सम बेसिक फीचर या पॉइंट ऑफ सेल साइकिल। भाई थोड़ा एडजस्ट आप करेंगे मेरी राइटिंग को लेके बेसिकली, है ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बेटा, फर्स्ट पॉइंट है, हम कहेंगे कोऑर्डिनेटेड इवेंट। कोऑर्डिनेटेड, एनसीईआरटी लिखती भी है इसको बेटा। मैं जो बोलूंगा वो एनसीईआरटी में होगा भी, है ना। हम ऐसे नहीं बात करेंगे, वी जनरली फोकस एनसीईआरटी, है ना। तो उससे बेटर रहता है, आपको नीट में भी आएगा और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड इवेंट का मतलब चीजें आपस में एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती हैं। किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, ये सीक्वेंस में चलता है। मतलब डीएनए डबल किया, सेल डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि डीएनए डबल किया 4 बार, डिवाइड किया 1 बार, ऐसा नहीं। दूसरा हम कहेंगे बेटा, ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल है। अंडर जेनेटिक कंट्रोल में एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप, वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में एक टाइमर लगा रहता है, आप फिक्स कर देते हैं, इसके बाद होता रहता है। तो उसी तरीके का एक कंट्रोल हमारे पास सेल साइकिल में होता है। अगर ये कंट्रोल लॉस हो जाता है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि अगर ये कंट्रोल लॉस हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल है ना, अगर कंट्रोल लॉस हो जाएगा, इफ कंट्रोल लॉस, तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। कैंसर, व्हाट इज कैंसर? सेल डिवाइड कर रहा है बिना किसी कंट्रोल के, हो सकता है ना ये बात। ठीक है, तो हमने कहा कोऑर्डिनेटेड इवेंट, हमने कहा अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्लियर, अंडर जेनेटिक कंट्रोल ये हमने कहा। दूसरा हम ये बोल सकते हैं बेटा इसमें कि इसमें जो हमारे पास इवेंट्स है वो कोऑर्डिनेटेड है, जेनेटिक कंट्रोल है। डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल, कि यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, छोटा सेल है, बड़ा सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। तो इन सब पे ये सेल साइकिल का मतलब इवेंट्स डिपेंड करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हम फेजेस के लिए पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पढ़ते वक्त 1-2 चीजें ध्यान रखते हैं बेटा। हम पढ़ते वक्त क्या करते हैं, बीच बीच में एनसीईआरटी की लाइनें भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको वो चीज भी समझ आती है। तो देख लेते हैं एक बार लाइनें कौन सी है हमारे पास। तो जो लाइंस है हमारे पास एनसीईआरटी की, जैसे ये है, हम कह सकते हैं बेटा, देखो मैं बहुत आराम से एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझाता हुआ जाऊंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि लाइन पढ़ के समझाऊंगा, मैं पहले समझा दूंगा फिर लाइन पढ़ सकता हूं। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। हर एक सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है ना। और ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2, ये सिंगल सेल की बात कर रहा है। और जो पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। क्लियर, और मतलब डिवाइड करके हर बार क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेंगे। साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ सिंगल सेल टू फॉर्म, मतलब मल्टी सेलुलर, मतलब आप समझो ना, हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए, या बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए, या ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए। ये सब किससे बना है, एक जाइगोट से ही तो बना है। ये लाइनें तो बोल रहा है ये,
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर सकते हैं बेटा, आगे बात कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे और जो टॉपिक रहेगा हम फेजेस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। देखिए हम कह रहे हैं, ध्यान से देखें बेटा, हम ये कह रहे हैं कि सेल साइकिल में हमारे पास कुछ चेंजेस होते हैं। ध्यान से सुनना, इसको जरा ऐसे सोचो। मान लो आप छोटे बच्चे थे, तो जब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है, तो एज के एक फेजेस आ रहे हैं, चाइल्डहुड एज, एडल्ट एज, फिर हम लोग बोलेंगे मतलब ओल्ड एज आ जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, सेल में सारे इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को मैं किस में डिवाइड करता हूं, फेजेस में। तो सम चेंजेस इज डिवाइडेड इनटू फेजेस, उनको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, फेजेस। तो मैंने क्या किया, एक साइकिल की फॉर्म में बना लिया और मैंने दो फेजेस बताए मेनली। ध्यान से सुनना, मैंने दो फेजेस बताए। एक फेज का नाम मान लो मैंने रख दिया एस फेज और एक का नाम रख दिया मैंने एम फेज। ठीक है, एस का मतलब है सिंथेसिस, इसमें डीएनए डबल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या डबल कर रहे हैं, डीएनए डबल। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ आएगी बात। दूसरा, इसमें हम कर रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब हम इसमें सेल डिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमने क्या किया, दो फेजेस बना लिए। सेल की लाइफ में दो फेजेस बनाए, पहले एक एम फेज बनाया और एक एस फेज बनाया। ठीक है, एस एम फेज और एस फेज, ऐसे करके दो फेज बनाया ना, दो फेज बनाए, एम और एस। एम का मतलब माइटोसिस, एस का मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूंगा, एस में मैं डीएनए डबल कर रहा हूंगा। तो एम और एस के बीच के गैप को, मतलब यहां पर जैसे मैं इधर जा रहा हूं ऐसे, तो ये जो गैप है इसे जीवन कहते हैं। मतलब ये मैं ये इसको ऐसे समझाता हूं। मान लो एक सेल है जो 24 आवर में डिवाइड करता है, तो वो अभी डिवाइड किया, जस्ट मान लो हम कहते हैं 10 AM डिवाइड किया। 10 AM डिवाइड करने के बाद उसने डीएनए डबल स्टार्ट किया 2 PM पे। तो जो 4 घंटे का गैप लिया उसे हम कहते हैं जीवन। तो व्हाट इज जीवन, जीवन क्या है बेटा, आप समझो यहां पे, व्हाट इज जीवन, इट इज गैप है। गैप मतलब एक टाइम गैप है, गैप बिटवीन किसके बीच में, गैप बिटवीन हमारे पास, गैप बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। देख रहे हो, सेल डिवाइड करने और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले सेल ने जो गैप लिया उसको हम कह रहे हैं जीवन। पहले क्या माना जाता था कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जब माइटोसिस, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं यहां जीवन की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जीवन जो हमारे पास है, जीवन फेज जो हमारे पास है, वो एक्चुअल में क्या है कि सेल जब डिवाइड किया और उसने डीएनए डबल स्टार्ट किया, उसके बीच के गैप को जीवन कह दिया हमने। जीवन में सेल ग्रोथ करता है और एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं हो रहा है, पर पहले पता नहीं चलता था तो हम सिंपल उसको क्या लिख दिया हमने, गैप लिख दिया। ऐसे ही मेरे पास फिर G2 है। अब G2 फेज में अगर मैं कहूं इट इज गैप बिटवीन M और S, तो गलत। ये किसके बीच का गैप है, S और M, क्योंकि इस साइकिल में मेरे पास क्या है बेटा, डायरेक्शन है। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, G2 फेज। G2 फेज। तो व्हाट इज G2, आप ध्यान से सोचो, व्हाट इज G2, गैप बिटवीन, किसके बीच का गैप है, गैप बिटवीन S फेज और M फेज। S फेज और M फेज के बीच का गैप है। S और M के बीच के गैप को हमने क्या बोला, G2 बोल दिया ना, G2 बोल दिया। ये चीज समझ आ गई आपको, S और M के बीच के गैप को हमने G2 बोला और M और S के बीच के गैप को जीवन बोला। मैंने आपको एक चीज यहां पर अभी समझाई ये बेटा कि फेजेस जैसा कुछ नहीं होता, समझो इस बात को। फेजेस हमने बनाए हैं पढ़ने के लिए, है ना, तो जो चेंजेस हैं उनको हम फेजेस कहते हैं। तो सबसे पहला फेज कौन सा, एम फेज, इसकी बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे जाएंगे हम लोग, है ना, ऐसे नहीं जाएंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आगे जाएंगे और बातों को समझेंगे। तो वो क्या है जरा देख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया, हमने कहा
कि एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल, और उसमें भी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? ह्यूमन सेल का। ध्यान से सुनना मेरी बात, ह्यूमन सेल का। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ह्यूमन सेल्स का टाइम ऑफ डिवीजन वेरिएबल होता है, पर मैंने ये जो ह्यूमन सेल लिया है वो कल्चर में लिया। ये कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में, है ना। तो आर्टिफिशियल मीडियम में मैंने जो सेल लिया वो 24 आवर में डिवाइड करता है, ठीक है, 24 आवर में डिवाइड करता है। तो ये 24 आवर जो है इसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस। इनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? फेजेस में, है ना। इनको फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक समझ आ रही है? ऐसा ही कुछ मैं किसके साथ कर सकता हूं? ईस्ट सेल के साथ। ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड करता है। देखो ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है ना। एक साल क्वेश्चन ये आया था बेटा कि बैक्टीरिया में पूछा था एस फेज होता है कि नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर ऐसी सेल साइकिल नहीं होती, उसमें सिंपल डिवीजन होती है, बाइनरी फ्यूजन होती है, तो उसमें हम ऐसे टाइम नहीं लिखते सेल साइकिल का, है ना। ये यूकैरियोटिक के लिए लिखा है। तो देख रहे हो आप, ये जो टाइम है ना, ये टाइम वेरिएबल है। किसके अकॉर्डिंग वेरिएबल बेटा? टाइम इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल। दूसरा कंडीशन, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सेल और कंडीशन पे, दोनों पे डिपेंड कर जाता है ये, है ना। अब जरा ध्यान से देखो आप, यहां पर 24 आवर में डिवाइड कर रहा है, कैन बी डिवाइडेड इनटू फेजेस, जो यूकैरियोटिक सेल है। तो जरा मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, देखो लेट्स ड्रॉ वन सेल साइकिल, वन साइकिल ऐसे। मैंने इसमें फेजेस बना दिए। मैंने कहा कि जो एम फेज का मतलब है हमारे पास माइटोसिस। ये वो फेज है जिससे हमें इस चैप्टर में ज्यादा मतलब है, जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रही है। एम फेज में सेल डिवीजन हो रही है। बाकी के फेजेस में सेल क्या कर रहा है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। उसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेज नाम देते हैं। बाकी के फेज में सेल क्या कर रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेज नाम देते हैं। समझ पा रहे हो? इंटरफेज में आएगा G1 S G2। इंटरफेज का मतलब एक बार सेल डिवीजन कंप्लीट हुई, ध्यान से सुनना जिन बच्चों को डाउट हो, एक बार सेल डिवीजन क्या हुई? कंप्लीट हुई, और फिर यहां पर नेक्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, है ना। नेक्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हुई। तो ये जो गैप है हमारे पास, ये जो गैप है हमारे पास, कौन सा गैप? ये सेल डिवीजन खत्म करने से ये वाले को इंटरफेज कहते हैं। तो मैं सिंपल ये समझा रहा हूं कि फेजेस वगैरह कुछ नहीं होता था, हमने पढ़ने के लिए फेजेस बनाए। हमने दो इंपॉर्टेंट फेज की बात करते हैं, एम और एस, इसके बीच के गैप को G1, एस और एम के बीच के गैप को G2। हम कहते हैं कि सेल डिवीजन खत्म होने से लेके अगली सेल डिवीजन स्टार्ट होने के फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। तो नाउ व्हाट इज इंटरफेज? हम लिख सकते हैं बेटा, इंटरफेज इज, हम लिखेंगे G1, S और G2। इन तीनों को मिला के हम इंटरफेस कहते हैं। और एनसीईआरटी इस बात को बोलती है सेल बहुत कम समय सेल डिवीजन में लगाता है, बाकी का सारा समय तैयारी में लगाता है। तो इंटरफेस एक्चुअल में क्या है? एक प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज है सेल डिवीजन का, फॉर सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन का एक प्रिपरेटरी फेज है, मतलब इसको ये थोड़ा सा इनएक्टिव फेज भी मानते हैं। मतलब यहां पे ज्यादा काम नहीं हो रहा, ज्यादा काम तो हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, लेकिन ज्यादा काम नहीं होने का क्या मतलब है? मैक्सिमम काम हमारे पास कहां हो रहा है? एम फेज में हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? मैक्सिमम वर्क एम फेज में हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में इनमें ज्यादा काम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको एक रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। एनसीईआरटी इसको नाम देती है, चेक करोगे, रेस्टिंग फेज। अब हम उस पॉइंट पर आ गए जहां पर हम डिटेल ऑफ फेजेस पढ़ेंगे। तो देखते हैं डिटेल क्या है फेजेस की, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्लॉइडी क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, उन पे हम लोग बात करते हैं। डिटेल ऑफ फेजेस पढ़ते हैं। फेजेस की डिटेल में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनमें
सबसे पहले मैं जो जानना चाहूंगा बेटा, मैं जानना चाहूंगा कि हर फेज में टाइम कितना लग रहा है, उनमें बेसिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिटेल का मतलब है चेंजेस क्या आ रहे हैं। तीसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ूंगा, प्लॉइडी और अमाउंट, जिसमें हर 2-3 साल में नीट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको भी तो हमें करना है प्रॉपरली, तो वो भी मैं देखूंगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बेटा, हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास ये एम फेज है, एम फेज के बाद जीवन है, तो अगर मेरे पास 24 आवर की साइकिल है, उसमें एम फेज सिर्फ 1 आवर का होता है। ध्यान से देखें बेटा इसे आप, एम फेज सिर्फ 1 आवर का होता है, ठीक है। हमारे पास जो जीवन फेज है वो 8 to 12 आवर का होता है, ठीक है। अगर मैं 24 आवर की साइकिल ले रहा हूं, ये सेल वाइज वेरी करता है, हर सेल का ऐसा नहीं होगा, तो 8 to 12 आवर का मतलब इट इज परसेंटेज वाइज अराउंड 33 टू लगभग 45-50%, है ना, कुछ ऐसा टाइम ले रहा है टोटल टाइम का 24 आवर का। अच्छा, नाउ वी हैव एस फेज, एस फेज इज 6 to 8 आवर। आप देखो एस फेज में कितना टाइम लग जाएगा, 6 to 8 आवर, अगर सेल साइकिल 24 आवर की है, और G2 फेज होता है 3 to 4 आवर, तो हम इसको लगभग 15% ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी ईस्ट सेल भी पढ़ा था जहां पर 90 मिनट की साइकिल थी, तो डिपेंडिंग ऑन सेल वी कैन एडजस्ट, जो हम कर सकते हैं परसेंटेज में पता होनी चाहिए। 6 to 8 में 25 से कितने परसेंट अप्रॉक्स, इसको हम लिख रहे हैं अराउंड 33%, तो ये टाइम है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद करनी है बेटा, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है यहां पर वो ये है कि जब हम टाइम को देख रहे हैं तो सबसे बड़ा टाइम वाइज फेज कौन सा है, जीवन, सही है, जीवन सबसे ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद हमारे पास है एस फेज, फिर हमारे पास है G2, और सबसे कम है हमारे पास एम फेज जो कि 1 आवर है, ठीक है। तो ये तीनों फेज मिलके 95% ऑफ टोटल टाइम लेते हैं। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो जीवन है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल भी है। देखो मेरी बात समझो, हम ये पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा वेरिएबल इन टाइम कौन है, दैट इज जीवन। इसका रीजन अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम वाइज में अगर जाऊं तो 24 आवर के हिसाब से मैंने इनको डिवाइड कर लिया। सबसे बड़ा फेज याद कर लो जीवन, सबसे शॉर्ट एम फेज, और इंटरफेज में सबसे बड़ा जीवन और इंटरफेज में सबसे छोटा G2। ये चीज समझ, इंटरफेज, व्हाट इज इंटरफेज, दो सेल डिवीजन के बीच का फेज, मतलब दो एम फेज के बीच के फेज को हम इंटरफेज कह रहे हैं। इतनी चीज समझ आ गई, आगे बात कर लेते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। और हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे बेसिकली, हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, चेंजेस की बात करेंगे कि सेल में हमने टाइम की बात कर ली, हमने 24 घंटे में से मान लो इसको दिया 1 आवर, है ना, और बाकियों को हमने कितना कितना टाइम दिया, देखो इसको दिया हमने, जीवन को कितना दिया था, अभी देखो बेटा हमने 8 to 12 आवर दिया था, ठीक है। ये कितना दिया था एस को टाइम, हमने इसको 6 to 8 दिया था, और इसको 3 to 4 दिया था। ये हमने टाइम पे बात कर ली थी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि हम लोग जो डिस्कस करें बेटा, वो डिस्कस करें चेंजेस, मतलब कौन से चेंजेस हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है हमें कि कौन कौन से फेज में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं जीवन की बात कर लेता हूं। जीवन को हम कहते हैं ग्रोथ। जीवन में क्या होती है, हमारे पास ग्रोथ होती है ना, जीवन फेज में ग्रोथ हो रही, गैप है वहां, ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल जस्ट बना है। एम फेज के बाद जो सेल बना है उसका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने को हम कहते हैं कौन सी ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। बेटा एक एक लाइन पर नजर रखो, एनसीईआरटी रिलेट होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, आप कहोगे खाना चाहिए, तो मैं लिखूंगा फूड, पर मैं सिर्फ इसको खाना नहीं मानता, मैं इसको एक्सटर्नल फैक्टर मानता हूं, बाहरी फैक्टर, है ना। तो मुझे एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए।
फिर मैं कहता हूं इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स के बिना ग्रोथ नहीं होती है बेटा। एंजाइम ही तो चीजों को कन्वर्ट करके ग्रोथ लाएंगे। तो अगर कभी एंजाइम काम करेंगे तो मैं कहूंगा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए आपके सामने। जीवन में ग्रोथ होती है, ठीक है, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बिकॉज हमारे पास क्या चाहिए, मुझे एंजाइम चाहिए। और एंजाइम क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो अगर क्वेश्चन आए नीट में, देखो इस बात को, क्वेश्चन आए अगर नीट में कि जीवन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो आप कहेंगे यस। क्लियर, प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो आप कहेंगे यस, सर ने बताया था, बिल्कुल सही। और प्रोटीन सिंथेसिस को 11th वाले बच्चे ऐसे समझो कि प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे जिसमें हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाने वाले प्रोसेस को नाम लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो अगर सवाल थोड़ा सा और मुश्किल आ जाए जिसमें वो पूछे कि क्या ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम ही तो ग्रोथ करा रहा है। तो बिल्कुल सही बात। दूसरा, ये अकेला ऐसा फेज है जो डिपेंड करता है डिपेंड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। समझ लो इस बात को, बिठा लो दिमाग में, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार जब सेल जीवन फेज पार करता है तो उसे डिवाइड करना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। तो ये वो एक फेज है, जहां पर सेल, मतलब जो सेल है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, इंटरनल फैक्टर्स पे एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ बेटा, मैं इंटरनल फैक्टर का मतलब हुआ जीन्स। तो इसका मतलब सेल के अंदर जो चीजें कंट्रोल कर रही हैं वो क्या है, जीन्स हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या हुआ, हमारे पास खाना, फूड। तो ये वो फेज है जो दोनों पे डिपेंड है, लेकिन बाकी सारे फेज मेनली इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सेप्ट जीवन, all other phases depend on किस पे, इंटरनल फैक्टर ओनली। इंटरनल फैक्टर मतलब जीन्स। यहां तक मुझे लग रहा है बात समझ आ सकती है, क्योंकि एक लाइन आप समझिए इस बात को कि एक बार सेल एस फेज में जाएगा तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल बाहर वाला खत्म हो गया। और दूसरी चीज, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बोला था, इट इज अ मोस्ट वेरिएबल फेज, इट इज अ मोस्ट वेरिएबल फेज। ये बहुत ज्यादा वेरिएबल फेज है बेटा। बहुत ज्यादा वेरिएबल फेज का क्या मतलब हुआ, इस फेज में, ध्यान से सुने बेटा, इस फेज में हमारे पास क्या होगा, इस फेज में हमारे पास सेल बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सुनो, इस फेज में हमारे पास टाइम ज्यादा लगेगा अगर खाना कम है। देखो बाहर से जो फूड मिलता है अगर वो कम हो तो सेल धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो अगले फेज में, जिसे हम एस फेज कहते हैं, टाइम लेगा जाने में। अगर वो टाइम ले रहा है जाने में, इसका मतलब जीवन फेज का टाइम वेरिएबल हो गया। आ गई बात समझ, जीवन फेज का टाइम वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगले फेज में जाने में वो टाइम ले रहा है। ठीक है, अगले फेज की बात करते हैं, दैट इज एस फेज। ध्यान से सुने, एस फेज, एस फेज का नाम है सिंथेसिस। कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हो भाई, ये सेल देखो, ये रहा सेल, सेल में ये न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, सेल में ये सेल है हमारे पास और ये न्यूक्लियस है। अगर मैंने न्यूक्लियस बनाया है तो विच टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो एस फेज में डीएनए डबल कर देते हैं। हमारे पास जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसकी कॉपी बना देते हैं ऐसे, ताकि दो डॉटर सेल में दे सके।
तो एस फेज में जो चेंजेस लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस क्या डबल हो रहा है? डीएनए डुप्लीकेशन अकर, डीएनए डुप्लीकेशन अकर। ये कहां हो रही है? न्यूक्लियस में। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज जो एस फेज में होता है और एनसीईआरटी लिखती भी है, वो ये कहती है कि ये जो जगह है जिसे आप साइटोप्लाज्म कह रहे हो, इस साइटोप्लाज्म में एनिमल सेल में, किसमें? प्लांट सेल में नहीं, इन एनिमल सेल एक ऑर्गेनल होती है। ऑर्गेनल का क्या नाम है? ये रही, ये एक ऑर्गेनल होती है बेटा। ऐसे एक ऑर्गेनल होती है जिसमें दो, जिसे हम ये से लिखते हैं सेंट्रियोल। ऐसी ऑर्गेनल अगर दो लगी हों ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम की दो कॉपी, मतलब एक कॉपी कह रहा हूं, बन जाती है। एक तो पहले से होती है, इसकी एक और कॉपी हमारे पास कहां बनती है? इसमें, साइटोप्लाज्म में। तो एनसीईआरटी सेंट्रोजोम ना लिख के सिर्फ सेंट्रियोल लिखती है। तो एनसीईआरटी कहती है इन एनिमल सेल, एस फेज में देख लो क्या होगा, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल गेट डबल। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल हमारे पास क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, है ना। सेंट्रियोल गेट डबल, एस फेज में सेंट्रियोल हमारे पास डबल हो जाएंगे। समझ आ रहा है? सेंट्रियोल डबल हो गए, ये चीज क्लियर है बेटा? सेंट्रियोल हमारे पास डबल हो गए, किसमें? एस फेज में। और कहां हुए? इन साइटोप्लाज्म। तो आपको चेंजेस याद करने हैं ना, चेंजेस याद करने, ये साइटोप्लाज्म में हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप क्या पढ़ोगे? आप एक प्रोटीन पढ़ते हो, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो डीएनए है ना, ये डीएनए, इसकी लेंथ सेल की लेंथ से बहुत लंबी होती है। मतलब डीएनए की लेंथ काफी बड़ी होती है हमारे पास। उतना बड़ा डीएनए सेल में जब रखते हैं तो उसको प्रॉपर पैक करना पड़ता है। बहुत बड़ा डीएनए अगर सेल में रखोगे तो उसे पैक करना पड़ता है। पैकिंग करने के लिए प्रोकैरियोट्स में अलग प्रोटीन होती है, यूकैरियोट्स में अलग प्रोटीन होती है। तो यूकैरियोट्स में एक प्रोटीन होती है जो डीएनए को पैक करती है, उसका नाम होता है हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, हेल्प इन पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब डीएनए को पैक करना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कौन हेल्प करता है? हिस्टोन। ये भी किस में होता है? हेल्प करती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन। देखो ध्यान से समझो, इस डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन चाहिए। पहले से तो ये पैक था, लेकिन अब इसकी मैंने कॉपी बना दी, तो मुझे उस प्रोटीन की भी कॉपी बनानी पड़ेगी जिसके अराउंड ये पैक होता है। तो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं हिस्टोन्स गेट डबल इन एस फेज। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन डबल हो जाएगी। समझ आया? हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में डबल हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? सोचो, समझ आ रहा है बेटा? तो हिस्टोन एक प्रोटीन है जो एस फेज में डबल हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं एक सेल साइकिल प्रॉपरली ड्रॉ करूं आपके लिए, एक सेल साइकिल मैं आपके लिए इस तरीके से बना दूं, ठीक है, और उसमें मैं फेजेस लिख दूं, तो मैंने आपको ये बताया बेटा, मैंने आपको ये बताया दिस इज एम फेज, जिसमें डिवीजन हो रही है, जिसमें हमने कहा था सेल डिवीजन हो रही है। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए। दिस इज जीवन। जीवन को हमने क्या बोला था बेटा? गैप किसके बीच का? गैप बिटवीन एम एंड एस। ध्यान से सुनो, एम और एस क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं बेटा? बताओ, वाई एम एंड एस? बिकॉज सेल साइकिल में ऐसे डायरेक्शन है, तो एम और एस के बीच के गैप को जीवन कहते हैं। इस जीवन में होने वाले चेंज क्या होंगे? ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सोचो, इसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? एंजाइम, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन होगी। क्या होगी?
ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फेज है इट इज मोस्ट वेरिएबल, समय को लेकर काफी वेरिएबल है। ठीक है, समय को लेकर काफी वेरिएबल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मेरी नॉर्मल लाइफ में जैसे मैं बात करता हूं, कई बार कई पोल्यूटेंट मेरे सामने है। व्हाट इज पोल्यूटेंट? जो पोल्यूशन कर सकते हैं या कोई ऐसी हार्मफुल, मान लो मैं गया हॉस्पिटल गया तो किसी वजह से यहाँ पर एक्सरे पड़ गई, एक्सरे रूम के बाहर खड़ा था मैं, तो ऐसे एक्सरे पड़ गई, मैं एक्सरे कराने गया तो स्किन सेल पे एक्सरे पड़ी तो उसमें म्यूटेशन हो गया, है ना। म्यूटेशन मतलब डीएनए पे बदलाव हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि कोई मान लो डीएनए आपके पास है, इस डीएनए में हमारे पास कुछ बदलाव हो गए, बदलाव मतलब चेंजेस हो गए, ऐसे कुछ चेंजेस हो गए, और हम ये समझते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं वो डीएनए में हुए हैं, उन्हें हम नाम दे देते हैं म्यूटेशन। तो मैंने ये बोला कि इस डीएनए में म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये म्यूटेशन हार्मफुल होती है। नॉर्मली बदलाव जो होते हैं ऐसे जो अचानक से हो, देखो व्हाट आर म्यूटेशन? एनी सडन, सडन मतलब अचानक से होने वाला चेंज डीएनए में, ये म्यूटेशन होने से कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेल क्या करता है? सेल जीवन फेज में ही डिसाइड करता है कि डीएनए को वापसी से करेक्ट किया जाए। मतलब अगर डीएनए में कोई म्यूटेशन हुई है तो एक तरीके से डीएनए को क्या किया जाए? रिपेयर किया जाए। नहीं, रिपेयर करने का क्या मतलब हुआ बेटा? डीएनए को अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो फिर गलत डीएनए की कॉपी बन जाएगी ना। जो आपके पास कॉपी बनेगी एस फेज में वो कैसी होगी? वो ऐसी कॉपी होगी बेटा जो डीएनए गलत है, कुछ उसमें मिस्टेक है, वो कॉपी बन जाएगी। मुझे वो नहीं करना। तो जीवन फेज में हम एक चीज लिख सकते हैं, डीएनए डैमेज रिपेयर। तो देखो थोड़ा लेवल बढ़ा दिया ना, एक स्पेशल बात बता दी जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत प्रीवियस ईयर में कभी कुछ क्वेश्चंस आते थे उनसे रिलेट हो गया, है ना। तो एक स्पेशल बात बता दी कि डीएनए को एस फेज में तब तक नहीं भेजेंगे जब तक डीएनए डैमेज रिपेयर ना हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? एस फेज में ये जो डीएनए है, एस फेज में ये जो डीएनए है, इस डीएनए को डबल करते हैं। समझो ये कब करते हैं हम लोग? एस फेज में डीएनए डबल कर रहे हैं ना, हम एस फेज में डीएनए डबल कर रहे हैं। डीएनए डबल हम कहां कर रहे हैं? हमने कहा न्यूक्लियस में, पर साइटोप्लाज्म में हम क्या कर रहे हैं? इसको डबल कर रहे हैं, सेंट्रियोल को। ये बताया था, सेंट्रोजोम एक तरीके से। तो सेंट्रियोल कहां डबल कर रहे हैं? हम एस फेज में ही कर रहे हैं लेकिन साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है सेल ऑटोमेटिकली G2 में आ जाता है। G2 क्या है? हमारे पास गैप है। कौन सा गैप है बेटा? गैप बिटवीन किसके बीच का? S एंड M। ध्यान से सुनना बेटा, M और S के बीच में ये है, S और M के बीच में ये है। अगर मैं आपको ध्यान से ये बात समझा पाऊं, G2 फेज में वो सारी प्रिपरेशन करेंगे सेल डिवीजन की। डीएनए तो हमने ऑलरेडी डबल कर लिया लेकिन कुछ प्रिपरेशन बाकी होती है। तो सेल क्या करता है? अगर मैं चेंजेस लिखूं G2 के आपके लिए, अगर मैं बेटा हम चेंजेस लिखें जो मैं यहां पर आपको दिखा भी सकता हूं कि अभी मैं दिखा रहा हूं इस बात को कि G2 की अगर हम बात करें तो G2 में क्या होगा? G2 में क्या होगा? सेल प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर फॉर M फेज। कैसे? कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती है। मतलब देखो सेल को डिवाइड करना है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है। किसी प्रोसेस को कराने के लिए वी रिक्वायर सम प्रोटीन्स। जैसे कि एक प्रोटीन का नाम ले रहा हूं जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, हम बताएंगे वो क्या होता है। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन वो कब फॉर्म होगी? वो फॉर्म होगी इन G2 फेज।
तो सेल प्रिपेयर कर रहा है भाई, है ना, सेल प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने से पहले, थोड़ी बहुत बची हुई प्रिपरेशन इसमें। दूसरा मेरे पास बेटा G2 में कुछ ऑर्गेनल्स डबल हो जाती हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, आप अगर सेल चैप्टर पढ़ोगे, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट लाइन लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, है ना, सेल चैप्टर में। तो मैं ये समझता हूं कि कुछ ऑर्गेनल ऐसी हैं जिनका अपना डीएनए है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। उनकी डिवीजन हम नॉर्मली G2 फेज में करते हैं। तो G2 फेज में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनल्स भी डबल करेंगे और ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ होगी तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक तरीके से इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनाना। व्हाट इज ट्रांसलेशन? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनाना। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन इसमें भी बनती है। तो ये चेंजेस थे भाई। अब समराइज कर लिया आपको, प्रोटीन फॉर्मेशन अकर। तो अगर आप चेंजेस की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं आपके लिए, जो चेंजेस के नाम लिखे हमने जो G1 फेज है बेटा, उसमें चेंजेस बता दिए। ग्रोथ, एस में डीएनए डबल हो रहा है। G2 में हमारे पास क्या हो रहा है? G2 फेज में हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? बेसिकली ये चेंजेस हो रहे हैं जो हमने देखा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको काफी ज्यादा। हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या देखते हैं कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेज में आकर, जैसे डिवाइड करने के बाद जब वो G1 फेज में आ जाते हैं, वहां से वो एग्जिट कर जाते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर देखना बेटा, इधर देखो। हम बात करने वाले हैं इसकी G0 फेज की। नीट में, या आपको इवन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में पिछले 2-3 साल में 2 बार क्वेश्चन आ गया ये G0 फेज को लेके। G0 फेज एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ी सी बात करते हैं इस पे। देखो, हम एक सेल साइकिल बना लेते हैं। दिस इज वन सेल साइकिल, ठीक। इस सेल साइकिल में ये हमारे पास M फेज है, दिस इज G1, S और G2, ये फेजेस हो गए। ये क्या हो गए हमारे पास? फेजेस हो गए। अब मैं जो बात बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। M फेज में, M फेज के बाद सेल डिवाइड करके G1 फेज में आया। तो देखो मेरी बात समझो, G1 फेज में सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है। सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद सेल के पास 2 ऑप्शन होते हैं। ध्यान से सुनना, सेल ने ग्रोथ कर ली, अब उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो एंटर करे किसमें? एंटर इनटू एस फेज, देख रहे हो, यहां चला जाए, एंड डिवाइड करे। क्या करे? डिवाइड करे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेल क्या करे बेटा? सेल परमानेंट हो जाए। परमानेंट का मतलब होता है सेल डिफरेंशिएट हो जाए। व्हाट इज डिफरेंशिएट होना? जैसे मान लो स्किन सेल है, स्किन सेल का रोल फिक्स है, ठीक है, हमने कहा डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक हो गई बात। अब क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन ये होता है कि G1 फेज से सेल जो है हमारे पास, G1 फेज से सेल क्या करे? G1 फेज से, ध्यान से देखेंगे बेटा, सेल G1 फेज से क्या करेगा हमारे पास? वो एक फेज में जाएगा जिसे G0 फेज कहते हैं। तो एक तरीके से वो सेल साइकिल एग्जिट कर देगा। एग्जिट सेल साइकिल का मतलब ये हुआ, देखो, एग्जिट करने का मतलब ये हुआ, वो एस फेज में नहीं जाएगा, ना वो परमानेंट होगा। समझ पा रहे हो? एग्जिट का क्या मतलब हुआ? वो किस में एंटर नहीं करेगा? नॉट एंटर इनटू एस फेज। और वो क्या हो जाएगा? एंटर नहीं करेगा एस फेज में, और ना वो क्या होगा बेटा? नॉट बिकम परमानेंट। परमानेंट भी नहीं होगा।
है ना, एक फिक्स सेल की तरह काम नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, वो जी नॉट फेज में आ गया। जी नॉट फेज में आने का मतलब, जी नॉट फेज का नाम है क्वीसेंट फेज। क्वीसेंट फेज नाम है, समझ लो इस बात को, उसका नाम है क्वीसेंट फेज। क्वीसेंट फेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सेल, सबसे पहले पॉइंट देखो, सेल डिवाइड कर रहा है हम कहेंगे नहीं, सेल ग्रो कर रहा है हम कहेंगे नहीं, तो सेल लिविंग है क्या, हम कहेंगे यस। तो सेल वैसे का वैसा रुक जाता है और एक रिजर्वायर सेल की तरह काम करता है। व्हाट इज रिजर्वायर सेल? फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर इट कैन कम बैक इन G1 फेज एंड कंटिन्यू सेल डिवीजन। मतलब सेल फ्रॉम G नॉट फेज कम बैक कहां आ जाएगा, कम बैक किसमें, कम बैक इनटू किसमें, G1 फेज में। एनसीईआरटी लिखती है ग्रोथ के लिए उसने वर्ड अलग यूज कर लिया है बेटा, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया प्रोलीफरेट। तो प्रोलीफरेट नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। क्या करा उसने, सेल लिविंग है पर सेल वहां से सेल क्या किया, सेल साइकिल से बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब कोई जगह थोड़ी है, सेल बाहर आने का क्या मतलब है, मतलब सेल चुपचाप बैठ गया, ना एस में जा रहा है और ना परमानेंट हो रहा है, ग्रो भी नहीं कर रहा, चुपचाप रुका हुआ है। ऐसा सेल जरूरत पड़ने पर वापसी, व्हेन इट रिक्वायर इट कैन कम बैक इनटू किस फेज में, G1 फेज में वापसी आ सकता है और कंटिन्यू कर सकता है क्या, सेल साइकिल को। एस फेज में जा सकता है या परमानेंट हो सकता है, इसे हम कहते हैं जी नॉट फेज। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जी नॉट फेज। जी नॉट फेज दो तरीके का होता है, जब हम हायर बुक्स में पढ़ते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा हायर लेवल पे, तो बोलते हैं जी नॉट फेज भी दो तरह का होता है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। परमानेंट वाला कभी वापसी नहीं आता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये चीज बोलते हैं कि जो सेल है, जिनको जो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे सेल जैसे कि न्यूरॉन, जो एक परमानेंट जी नॉट फेज में है ना, या हम कह सकते हैं कि वो एक परमानेंट G1 फेज में है, कि वो अब कभी डिवाइड नहीं करेंगे, वो कभी M फेज में एंटर नहीं करेंगे, सॉरी S फेज में एंटर नहीं करेंगे। इतनी चीज हमें समझ आनी चाहिए। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी था बेटा हमारे पास नीट का, ठीक है। और नीट का ये जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था, एक बार देख लेते हैं इसको। जो क्वेश्चन था बेटा वो ये था नीट 2020 में। क्वेश्चन ये था कि कुछ सेल्स हैं जो एग्जिट करते हैं सेल साइकिल और एंटर करते हैं इनएक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव समझ आ रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं क्वीसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर एट एंड ऑफ। अब बच्चों को डाउट था कि M मार्क करें कि G1 मार्क करें, तो M से वो एंटर कर गया था G1 में, वो गया कहां से था, G1 से, है ना, वो गया कहां से, G1 से। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या मार्क करना था, G1। ये क्लियर हो गया। तो अकर एट द एंड ऑफ G1 ये हमें मार्क करना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आते हैं नीट में हमारे पास, या आप एक दो क्वेश्चन और देख सकते हो। सेल साइकिल के इवेंट 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें करेक्ट इवेंट पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एस के बाद मान लो यहां पे मैं G1 G2 ये तो नहीं है ना, क्लियर, G1 G2 ये भी नहीं है। G1 के बाद S आ सकता है, फिर क्या आएगा, G2 और M, ठीक है, क्लियर, ये भी गलत है ना। तो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये वाला ज्यादा ठीक है। तो आप समझो आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो ऐसे इजी भी आ सकते हैं और थोड़ा सोचने के भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस गलत भी करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन ये था हमारे पास जो हमने पार्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड, डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होती है, देख लो आप। तो डीएनए सिंथेसिस हम किस फेज में करते हैं, एस फेज में, ठीक है। और ये मेरा मानना भी है कि बोर्ड से नीट ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बोर्ड और नीट में बहुत डिफरेंस नहीं है। बच्चे एक बहुत मतलब डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, चीजें बहुत आसान है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, इसको पॉसिबल है करना। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जैसे एस फेज को पूछा हुआ है, क्लियर, ये चीज मैं अभी आपको डिस्कस भी करने वाला हूं, अमाउंट और प्लॉइडी को लेके। क्लियर, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है हमारे पास किसमें, एस फेज में, ये कर सकते हैं। क्लियर,
तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं फटाफट से एक टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे अमाउंट और प्लॉइडी पे, है ना। क्लियर, अमाउंट और प्लॉइडी पे हम लोग बात करने वाले, ठीक है। ये स्लाइड देख लेते हैं। जी नॉट फेज को हमने बता दिया है लगभग आपको जी नॉट के बारे में। तो जी नॉट को हम कौन सा फेज मानते हैं? क्वीसेंट, है ना। आप देख रहे हो जीवन से ही हम निकाल रहे हैं इसको। तो जी नॉट फेज जो है उसको हम क्या मानते हैं? जी नॉट को क्वीसेंट कहते हैं। ये चीज पढ़ा ना हमने। और क्वीसेंट फेज में हमने क्या देखा बेटा? ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोलिफरेट नहीं हो रहा है, ना सेल परमानेंट हो रहा है। ये बातें दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है। क्लियर। और हम लोग बेटा बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे आपसे, जैसे जीवन और जी नॉट में डिफरेंस। तो जीवन में ग्रोथ हो रही है और जी नॉट में क्या हो रही है? ग्रोथ नहीं हो रही है ना। क्लियर। ये आपके सामने है कि मैं कुछ सवाल आपसे हमेशा पूछता रहूंगा क्वेश्चंस। जी नॉट में ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है ना। ग्रोथ नहीं हो रही, ये एक डिफरेंस है हमारे पास जी नॉट और इसमें। और इसमें बेटा अगर आप देखो सेल एक्टिव है यहां पर, तो ये एक तरीके की इनएक्टिव स्टेज है। पर अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो दोनों लिविंग है, दोनों हमारे पास क्या है? बोथ सेल्स आर लिविंग। क्लियर। अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां पर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो इस पे एक बार डिस्कस करते हैं। मैं दो चीजें बताने वाला हूं आपको, अमाउंट और प्लॉइडी। ये वो टॉपिक है जो आपको माइटोसिस और मियोसिस का बेस बना देगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो माइटोसिस समझ नहीं आ सकती, आपको सुपरफिशियल समझ आएगा लेकिन प्रॉपर रियल सेंस में समझ नहीं आएगी। सबसे पहले समझो अमाउंट का क्या मीनिंग है। क्लियर। अमाउंट को समझो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां पर फेजेस लिख रहा हूं, दिस इज एम, दिस वन इज G1, S और G2। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हम डीएनए बनाते हैं ऐसे, देखो दिस इज डीएनए, ये मैंने डीएनए बना दिया। डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमैटिन कहते हैं। तो डीएनए एक थ्रेड होता है, उसकी कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमैटिन कहते हैं, है ना। और जो क्रोमैटिन होता है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मान लो मैंने कुछ प्रोटीन्स हेल्प कर रही, चलो ठीक है। उसके बाद मैं इसको फर्दर कंडेंस करता हूं तो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जो कंडेंस स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होगा, उसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। उसे हमने क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम नाम दे दिया। इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। अब मेरी बात सुने, सबसे पहले आपको यह सीखना है कि सिर्फ एम फेज में क्रोमोसोम विजिबल है। अगर क्रोमोसोम दिखते हैं तो किस फेज में दिखेंगे? सिर्फ एम फेज में। बाकी जगह देखो मैं क्रोमोसोम बना दिए, ऐसे क्रोमोसोम बना दिए, एम फेज में दिख रहे हैं। बाकी जगह डीएनए थ्रेड की फॉर्म में होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या याद किया कि आपको क्रोमोसोम सिर्फ किस फेज में दिखेंगे? सेल साइकिल के किस फेज में दिखेंगे? बताओ जल्दी से, किस फेज में दिखेंगे? हम कहेंगे किस में? एम फेज में। अगर मैं आपको ये बात पूछूं तो आप ये भी कह सकते हो कि 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे क्रोमोसोम दिखेंगे। याद आई मेरी बात? कैसे बोल रहा हूं मैं ये? 24 आवर क्या था? 24 आवर की सेल साइकिल थी, 1 घंटे का एम फेज था। तो क्रोमोसोम मुझे किस फेज में दिखेंगे? सिर्फ एम फेज में। तो 24 आवर में से सिर्फ 1 आवर दिख सकते हैं। इसीलिए माइक्रोस्कोप में जब हम अनियन की टिप लेके स्लाइड बनाते हैं तो क्रोमोसोम दिखने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सेल भले ही डिवाइड हो रहा हो पर 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा ऐसा है जब क्रोमोसोम दिख सकते हैं। मतलब ये बात आपको एक लॉजिकल तरीके से सोचनी है, क्योंकि बायो सिर्फ रटनी नहीं है बेटा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तभी बायो आपकी इंप्रूव होगी, आपको चीजें समझ आएंगी। क्लियर? क्लियर? यहां तक देखो बेटा। तो मैंने पहला पॉइंट यहां पर यह सीखा कि क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन, ध्यान से सुने, क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन विच फेज? ओनली इन एम फेज। क्लियर? एम फेज, ठीक है। क्रोमैटिन हमारे पास विजिबल होगा किसमें? विजिबल इन G1, S
और G2, इतना पॉइंट याद करना है हमें पहले, ठीक है। इतनी बात पहले हमें समझ लेनी है कि G1SG2 में मुझे क्या दिखेगा, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम मुझे किस में दिखेगा, सिर्फ M फेज में दिखेगा। इतनी चीज हमें समझ आनी चाहिए। और हम ऐसा करते क्यों है, M फेज में सेल डिवाइड करने वाला है, उससे पहले उसका हमें डीएनए डिवाइड करना होता है, और डीएनए को क्रोमोसोम की फॉर्म में डिवाइड करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू थ्रेड की फॉर्म में। ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है? अगर आप देखो, मान लो आपके पास वो है, ऊन है, वूल है, उससे आपने स्वेटर बना दिया। स्वेटर को बीच में से काट दो, दो पार्ट बनाने आसान है, लेकिन ऊन है, वूल, वूल ऐसे उलझा हुआ है ना, एनटेंगल है, आपस में उलझा हुआ है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल काम है, डिफिकल्ट है ना। क्लियर? ये बात समझ पा रहे हैं? चलो आगे की बात करते हैं हम लोग बेटा। आगे की बात करेंगे हम, ये देखेंगे, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपको ये समझना है बेटा अब कि मेरे पास जो ये M फेज था, ये मेरे पास G1 था, ये S था और ये G2 था, ठीक है। मेरे पास यहां पर जो डीएनए है ये रहा, इस डीएनए को मैंने डबल किया S फेज में, और ये डबल करके मैं इस कलर से दिखा रहा हूं, ठीक। तो वो डबल कर रहे थे, इसमें डबल कर रहे हैं, हुआ नहीं है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। डबल ऐसे कर रहे हैं, जरा देख लेते हैं। ये S फेज है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस डीएनए को, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को डबल कर रहा हूं, देख रहे हो, ऐसे अभी डबल कर रहा हूं, डबल करना चल रहा है। तो यहां आते आते तक इस फेज में डीएनए डबल हो जाएगा, ऐसे हमारे पास डीएनए डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको क्रोमोसोम को लेके, बहुत ध्यान से सुनना, हम क्रोमैटिन को लेके, हम जो G1 फेज का क्रोमैटिन है उसके अमाउंट को, उसके क्रोमैटिन के अमाउंट को 2C लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2C। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरे पास 2C है, देख रहे हो। अगर मैं G1 के लास्ट में देखूं तो मेरे पास अमाउंट कितना है, 2C। अब ध्यान से देखेंगे, ये 2C से अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके यहां पर ये 4C हो गया। अगर मैं इस थ्रेड को 2C मानूं तो अब अमाउंट डबल होके कितना हो गया, 4C। समझ पा रहे हो, ये दोनों मिला के 4C हो गया। क्लियर है? अमाउंट डबल होके 4C हो गया, 4C यहां है, और फिर यहां से आप देखो यहां तक 4C है। इसका मतलब मैं अगर आपसे बोलूं G2 फेज में अमाउंट 4C रहता है, G1 फेज में अमाउंट 2C रहता है, S फेज में अमाउंट चेंज होता है, और जब M फेज में सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेंगे, दोनों सेल में डीएनए का अमाउंट क्या होगा, 2C। देख पा रहे हो? तो मैंने ये बोला यहां आपको क्रोमैटिन दिखेंगे, ये 2C है, जो यहां पर 2C दिखा रहे हैं, ये डबल होके क्या चला गया, 4C। यहां पर 4C रहेगा क्योंकि डबल हो चुका है, फिर डिवाइड करके दोनों सेल में 2C। इस बात को हम ऐसे देख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे देख सकते हैं, मैं दो फेजेस लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं एक लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, G1। तो G1 में अमाउंट 2C है, जो मैं इस थ्रेड की बात कर रहा हूं। ये अमाउंट G2 में कितना हो गया, 4C। 4C का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, 4C का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया। तो G1 से अमाउंट G2 में कितना आ गया, 4C आ गया। समझ आ रहा है? 2C का अमाउंट 4C आ गया यहां पर, ठीक है, G1 से G2। तो इससे हमने क्या करा, इस फेज को नाम दिया हमने S फेज। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा कि G1 एंड G2 में अमाउंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नहीं बदलता। G1 में 2C रहता है और G2 में 4C रहता है, बट S फेज में चेंज होता है। कैसे चेंज हो रहा है, सोच पा रहे हो कैसे चेंज हो रहा है? इट इज चेंजिंग, कैसे चेंज हो रहा है बेटा, 4C, सॉरी, कैसे चेंज हो रहा है, 2C से 4C की तरफ। देख पा रहे हो, 2C से 4C की तरफ।
और अगर मैं एम फेज की बात करूं तो एम फेज में भी अमाउंट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है बताओ, कैसे चेंज हो रहा है? 4C से 2C की तरफ। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आए नेम फेज वेयर अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेज, तो क्या मार्क करोगे? एस फेज। इंटरफेज का पार्ट है, अमाउंट चेंज हो रहा है ना? क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपको इसमें मजा दिलाते हैं, देखो कैसे आएगा, समझ आएगी बात। मान लो चलो एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? ग्राफ बनाते ही चक्कर आने लगते हैं, नहीं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है? ग्राफ में इस एक्सिस पर फेजेस लिख देते हैं और इस एक्सिस पर अमाउंट लिख देते हैं, इधर 2C इधर 4C। तो इस ग्राफ में क्या करते हैं, यहां पर G1 लिखते हैं, तो G1 में अमाउंट कितना था? 2C। देख पा रहे हो? G1 में हम बात कर रहे हैं G1 की, ये रहा। अगला फेज लिखते हैं S, तो S फेज में क्या हुआ? अमाउंट चेंज हो गया 4C में, ये S था, S खत्म होते होते ये S है। G2 फेज में अमाउंट क्या रहा? देखो ध्यान से, ये G2 है, तो इसमें 4C रहा, देख पा रहे हो? ये 2C से 4C S है ये। फिर M फेज में क्या हुआ बेटा? M फेज में वापसी डिक्रीज किया, ये M है, 4C से 2C। बढ़िया ग्राफ दिख रहा है, ठीक है? क्लियर? तो ये एक मतलब तरीका आपको ये समझाने का कि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सको बेटा, इस चीज को ऑब्जर्व कर सको कि दिस G1 फेज एंड दिस इज G2 फेज, दोनों में अमाउंट कांस्टेंट है, दोनों में अमाउंट क्या है? कांस्टेंट है। बेटा बिल्कुल फोकस करके पढ़ो, आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें समझ आएंगी, है ना? क्लियर? अमाउंट कांस्टेंट है हमारे पास S फेज में और M फेज में अमाउंट वेरिएबल है। क्लियर है ना? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, है ना, ताकि बोर्ड से उठा के नीट पे टच कर दिया आपके लिए। क्लियर? यहां तक समझ आ गई बात? तो अमाउंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है? तो कभी भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 फेज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या मार्क करोगे? आप कहोगे भाई G2 फेज लिखा है और साथ में डिप्लॉयड सेल भी लिखना पड़ेगा। तो किसी नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में हमारे पास वो आएगा 4C। ऑप्शन में 4C मार्क करना है ना? ऑप्शन में हम क्या मार्क करेंगे? 4C मार्क करेंगे। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक हो गई बात? चलिए एक लास्ट चीज इसमें हमने देखनी है, वो क्या है? वो है प्लॉइडी, क्योंकि प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। ध्यान से समझना मैं क्या बताऊंगा। सबसे पहले हमने जस्ट पढ़ा M, G1, S और G2, ये चीज पढ़ी हमने, ठीक है? ये चीज पढ़ी। हमने कहा कि इनमें से हमारे पास इसमें क्रोमैटिन दिखता है ना? क्रोमैटिन दिखता है। ये जो क्रोमैटिन दिखता है वो ये रहा, ये क्रोमैटिन है, ठीक है? जिसके अमाउंट को मैं 2C लिख रहा हूं, ठीक? S फेज में वो क्रोमैटिन डबल हो जाता है, मतलब डबल होना स्टार्ट हो जाता है। ये डबल होना स्टार्ट हो रहा है ना, ये डबल हो रहा है। G2 फेज में वो डबल हो चुका है। G2 फेज में क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। तो इसको नाम, इसको अमाउंट को लिखा 4C, इसको लिखा 2C। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुने। G1 फेज में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमोसोम नहीं दिखते, नो क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल नहीं है, ठीक है? कोई क्रोमोसोम हमारे पास विजिबल नहीं है। क्लियर ना? इसमें क्रोमोसोम दिखते हैं, इस फेज में भी हमारे पास कोई क्रोमोसोम नहीं दिखते। लेकिन मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझा रहा हूं, इस फेज में क्रोमोसोम नहीं दिखते। अगर हम अज्यूम करें तो वो मुझे ऐसे दिखेंगे। ऐसे दिखने का मतलब ये सेंट्रोमियर है ऐसे,
और उसमें ये एक क्रोमैटिड है। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? एक क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड। और ये एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम को होमोलोगस पेयर बोलते हैं। लेकिन अगर इस फेज में भी क्रोमैटिन दिखता है, क्रोमोसोम नहीं दिखता। अगर क्रोमोसोम दिखे तो मुझे वो ऐसे दिखेंगे, जिसमें एक क्रोमोसोम पे, देख लो इस बात को, एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम अभी भी दो ही हैं। देखो यहां कितने क्रोमोसोम है? दो। लेकिन क्रोमोसोम पर सिंगल क्रोमैटिड है। लेकिन जो डीएनए डबल हुआ वो ऐसे दिख जाएगा, एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये क्रोमैटिड इस क्रोमैटिड की कॉपी होता है और वो सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ होता है। तो आपको यहां पर यह सीखना है कि जब मैं G1 से G2 की तरफ जाता हूं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। इसको जरा हम एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है? एक डायग्राम से समझेंगे जो आपके बेसिक्स क्लियर करेगा, ठीक? जरा देख लो, दिस इज M, दिस इज G1, S और G2, ठीक? क्लियर। अब जरा ये देखना बेटा, ये मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है ऐसे, एंड दिस इज डिफरेंट क्रोमोसोम। टोटल मैंने 3 बना दिए। इसके जैसे और होमोलोगस पेयर, मतलब इस पर अगर कैपिटल A जीन है, यहां स्मॉल a है, इसके जैसा एक और। तो एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस पेयर। तो अभी कितने क्रोमोसोम है? काउंटिंग बिठाओ, जरा लगाओ काउंटिंग बेटा, कितने हैं? देखो ध्यान से, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां काउंट करो कितने बेटा? 6। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमैटिन दिखता था। हमारे पास क्या होता था बेटा? क्रोमोसोम नहीं दिखते थे, क्रोमैटिन दिखता था। क्रोमैटिन, ऐसे क्रोमैटिन दिखता था। ये तो मैंने अज्यूम किया है। अगर ये ह्यूमन सेल होता, ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये, तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये मैंने कहा होमोलोगस पेयर। कितने क्रोमोसोम है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? सोचो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 6, ठीक? अब इधर आते हैं, एक बार इधर आते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। मैं फिर से ऐसे इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक? इस तरीके से फिर ड्रॉ करता हूं, क्लियर? अब मैंने यहां पर ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये सेम जो यहां था वो चीज यहां ड्रॉ कर ली। लेकिन G2 फेज में अमाउंट 4C है, तो इसके क्रोमोसोम कैसे होंगे? उसमें ये डबल हो जाएगा, यहां इसके साथ ऐसे हमारे पास डबल हो जाएगा बेटा, ऐसे। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यहां डबल हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए डबल हुआ है यहां पर, वो इसके साथ एक कॉपी और बन गई। तो इसे मैं क्रोमैटिड बोलूंगा, क्रोमैटिड बोलूंगा। तो मेरे पास एक क्रोमोसोम पे, समझो इस चीज को, मेरे पास एक क्रोमोसोम पे, इस चीज को समझें आप, ठीक है? इस चीज को समझें, मेरे पास एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमैटिड होंगे? 2 क्रोमैटिड हैं यहां, है ना? मैं काउंटिंग फिर से करूंगा आपके लिए, आपको समझ आएगी बात। देखो मैं लिख रहा हूं 1, इस पूरे को 1 ही लिख रहा हूं। यहां पर ये 1 था, सोच पा रहे हो? देख रहे हो क्या? क्या यही समझना है आपने? यहां पर टोटल कितने क्रोमोसोम है? टोटल है 6। कितने बताए? 6। यहां पर भी टोटल कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। नंबर चेंज नहीं हुआ, क्या डबल हुआ है? इस क्रोमोसोम के साथ एक इसकी कॉपी बन गई है यहां साइड में, जिसे हम क्रोमैटिड कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। अगर ये 46 होते तो G1 फेज में पहले तो क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। अगर मैं बनाऊं तो वो ऐसे बनेंगे। लेकिन G2 फेज में S फेज के बाद आता है, वहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। मुझे लग रहा है ये बात समझ आनी चाहिए आपको कि G1 और G2 में फर्क ये है कि मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं बेटा यहां पर
कि जीवन में, देख लो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये डिफरेंस है बेटा, अगर ये समझ गए तो कहानी एकदम क्लियर। Mg1 Sg2, कहानी एकदम क्लियर। जीवन में इसको क्रोमोसोम कह सकते हैं, G2 में ये क्रोमोसोम होगा। अगर इस पर जीन कैपिटल A है तो इसके जैसी एक और कैपिटल A यहां पर होगी। ठीक, अगर इसका कोई पेयर है मेरे पास, ये बना दिया जिस पर स्मॉल a है, तो इसका एक और पेयर यहां बनाऊंगा जिस पे स्मॉल a, इसकी जैसी एक और कॉपी स्मॉल a। तो मैंने ये जो बनाया इसे क्रोमैटिड कहते हैं, इसे भी क्रोमैटिड कहते हैं। और ये दोनों किस पे जुड़े हुए हैं, इस लोकेशन को कहते हैं सेंट्रोमियर। ये दोनों सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, तो दोनों को मिलाकर एक सिंगल नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, जो एक दूसरे की कॉपी होते हैं। तो आपको ये बात दिमाग में बैठानी है कि जीवन में ये क्रोमोसोम है और G2 में ये है। अगर ये समझ गए तो एकदम क्लियर हो गया टॉपिक, क्योंकि इसको जब आप बीच में से डिवाइड कर कर ऐसे दो सेल्स में भेजोगे तो ये और ये कॉपी है, तो दोनों सेल में सेम डीएनए जाएगा, है ना। ये चीज समझ पा रहे हो? तो मैं सिंपल आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि ये चीज अगर आपको समझ आए, ये होमोलोगस पेयर हैं, तो कितने पेयर हो गए? दिस इज 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 पेयर हैं, मतलब टोटल 6। और हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, इस चीज को समझो आप, हम क्या करते हैं यहां पर, इस चीज को समझो। ये जो एक साइड है, ये इस एक साइड को हम n लिखते हैं, n, ठीक है। ह्यूमन में देखो यहां n कितना है, 3। अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो n बराबर में 23 होता। सोच पा रहे हो? इस एक साइड को n लिखते हैं और इन दोनों को मिला के देखो n बराबर में 3 हुआ, इन दोनों को बराबर में 2n = 6 लिखते हैं। तो n का मतलब क्या है, हैप्लॉइड, और 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड। ये बात सोच पाओगे? सोचो, है ना। n और 2n का मतलब क्या हो, तो ये एक साइड n है, देखो अभी भी ये n है, पर ये वाला n और ये वाला n में फर्क है, ये डबल है ऐसे बस। तो अभी भी इसको 2n = 6 लिखेंगे, इसका मतलब ये डिप्लॉइड है, और ये भी हमारे पास डिप्लॉइड है। तो कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन से G2 में मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा वही आपके सिलेबस में काम आएगी। जीवन टू G2 अमाउंट डबल होता है, यस। क्रोमोसोम डबल हुए, क्रोमोसोम डबल हुए, बताओ। डबल क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, हम कहेंगे नो, क्योंकि यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। डबल क्या हुआ, क्रोमैटिड, दिस सिंगल, ये डबल हुआ है, क्लियर, सही है। तो ये डबल हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, इसका मीनिंग हमारे पास ये होगा कि क्रोमोसोम नहीं बदलते हमारे पास। इस चीज को समझो, हम ये समझ रहे हैं जीवन से लेके, है ना, G2 तक क्या चेंज नहीं होते, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। किसमें चेंज हो रहा है, चेंज इन किसमें, क्रोमैटिड नंबर। अमाउंट डबल हो रहा है, क्या डबल हो रहा है, अमाउंट। मतलब ये सेल है, अगर ये G1 है, S और G2 है, यहां अमाउंट 2C है, तो यहां अमाउंट 4C है, ये डबल हो रहा है। लेकिन अगर यहां 46 क्रोमोसोम है तो यहां भी क्या होंगे, 46। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, और इसको मान लो 2n = 46 डिप्लॉइड लिखेंगे, तो इसे भी क्या लिखेंगे, 2n = 46 डिप्लॉइड लिखेंगे। क्लियर, सही है, ठीक है। तो प्लॉइड ही नहीं बदली, अमाउंट बदला। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाएगी
तो माइटोसिस एकदम क्रीम की तरीके से समझ आएगा, बहुत इजी रहेगा। और आपके अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, वहां पर वो प्लॉइडी वाला कॉन्सेप्ट वगैरह सारा इजीली आपको समझ आएगा। व्हाट इज गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, वहां भी प्लॉइडी हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को बेटा आप इसमें फोकस करना है। क्लियर? हम कभी भी इस तरह की पढ़ाई नहीं करते जिसमें हम क्या करेंगे, आपके लिए चीजों को रीड कर रहे होंगे, नहीं, हम चीजों को आपको प्रॉपरली बोर्ड पर समझाएंगे, जो चीजें आपके एनसीईआरटी में होंगी और आप एक एक लाइन के मीनिंग को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की। क्लियर? थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।